आज हम स्टार्ट करेंगे डिफॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे डिफॉर्मेशन का मतलब होता है जब एक इंसान कोई ऐसा एक्ट करता है जिसकी वजह से दूसरे इंसान की रेपुटेशन इंजोर हो जाती है। डिफॉर्मेशन इज एन इंजुरी टू द रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन। जब भी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की रेपुटेशन को इंजोर करे, कहा जाता है कि उसने वो अपनी रिस्क पे किया, क्योंकि एक इंसान की रेपुटेशन जो होती है वो उस इंसान की प्रॉपर्टी ही मानी जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टी के लिए ये जरूरी नहीं है कि प्रॉपर्टी की हमेशा फिजिकल फॉर्म ही हो। जब किसी प्रॉपर्टी की फिजिकल फॉर्म होती है उसे हम कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं? कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी। हाँ, ठीक है, उसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, टेंजिबल एग्जिस्टेंस होती है। लेकिन रेपुटेशन जो होती है, चूंकि वो कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन वो प्रॉपर्टी मानी जाती है, और एक इंसान की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा कीमती प्रॉपर्टी जो मानी जाती है वो उसकी रेपुटेशन ही होती है, उसकी इज्जत ही होती है। क्लियर हुआ? डिफॉर्मेशन अब क्या होता है? डिफॉर्मेशन इज एन इंजुरी टू द रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन। अब एक डिफॉर्मेशन जो है ये दो किस्म की होती है, दो टाइप्स की होती है। एक होता है लिबल, दूसरा होता है स्लैंडर। दो किस्मों की, लिबल एंड स्लैंडर। और ये क्लासिफिकेशन जो है डिफॉर्मेशन की इनटू लिबल एंड स्लैंडर, ये इंग्लिश लॉ में दी गई है। इंग्लिश लॉ इसको क्लासिफाई करता है किसमें? लिबल में और स्लैंडर में। स्लैंडर का मतलब होता है जब एक इंसान डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट को पब्लिश करे। पब्लिश मैंने आपको इससे पहले भी कहा था। पब्लिकेशन का मतलब होता है जब एक इंसान कोई ऐसा स्टेटमेंट बोलेगा जो डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट हो, ठीक है, और जब वो डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट बाकी लोगों के इल्म में आ जाता है, जिसकी डिफॉर्मेशन होती है उसको छोड़ के बाकी लोगों की नॉलेज में आता है, और उसके बाद वो क्या करते हैं? उसे अवॉइड करते हैं, उसे शन करते हैं, उसको ह्यूमिलिएशन होती है बेचारे को, वो उसको अवॉइड करने लगते हैं। ठीक है, उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि इस डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट की पब्लिकेशन होगी। ठीक है, हमें आगे पढ़ना है इंग्रेडिएंट्स में। पहला इंग्रेडिएंट क्या है डिफॉर्मेशन का? पहला इंग्रेडिएंट ये है कि एक इंसान का स्टेटमेंट जो है वो डिफॉर्मेटरी होना चाहिए। अब हम कब कह सकते हैं कि एक इंसान का स्टेटमेंट डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट है? जब टेस्ट मैंने आपको बोला था, तब जब उसकी रेपुटेशन कम हो जाएगी, उसकी ह्यूमिलिएशन होगी। ठीक है, किन की नजरों में? इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, उनकी नजरों में वो ह्यूमिलेट हो जाएगा और वो उसे अवॉइड करने लगेंगे, उसको शन करने लगेंगे। ये पहला इंग्रेडिएंट। दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने आपको बोला था कि ये डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट जो है इसकी पब्लिकेशन होनी चाहिए। द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। पब्लिकेशन का मतलब क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया। पब्लिकेशन का मतलब ये होता है कि ये डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट जो है वो उस इंसान को छोड़ के, जिसकी डिफॉर्मेशन हो रही है उसको छोड़ के, ये डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट बाकी लोगों के इल्म में आना चाहिए, उनकी नॉलेज में आना चाहिए। जब उनकी नॉलेज में आएगा, अब वो क्या करने चाहिए? अवॉइड करने लगेंगे, इसको शन करने लगेंगे, इसके साथ ताल्लुकात खत्म करने लगेंगे। ठीक है, अब सिलेंडर में पब्लिकेशन होती है किसकी? डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट की। लेकिन किस फॉर्म में? ट्रांजिएंट फॉर्म में। इसमें ट्रांजिएंट मीन्स जो लॉन्ग लास्टिंग ना हो, नॉट लॉन्ग लास्टिंग, जो ज्यादा देर ना ठहरे। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे अगर मैं आपकी डिफॉर्मेशन करता हूं, कैसे? वर्बली। मैं आपके लिए कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स बोलता हूं जो डिफॉर्मेटरी होंगे, लेकिन कैसे बोलता हूं? जुबानी, वर्बली। मुंह से बोल दिया, खत्म हो गया। दैट मीन्स यहां पे ये डिफॉर्मेशन जो मैं आपकी कर रहा हूं ये किस फॉर्म में है? ट्रांजिएंट फॉर्म में, बिकॉज इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। आपको समझ में आ गया? इसको हम सिलेंडर कहते हैं। सिलेंडर इज द पब्लिकेशन ऑफ अ डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट इन अ ट्रांजिएंट फॉर्म। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे जब किसी इंसान की डिफॉर्मेशन होती है, कैसे? बाय वर्ड्स और बाय गेस्चर्स, इशारों के जरिए। दूसरा है लिबल।
लिबल में भी एक इंसान डिफामेटरी स्टेटमेंट देता है, लेकिन वो डिफामेटरी स्टेटमेंट जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? परमानेंट फॉर्म में। आपको समझ में आ गया? लिबल इज द पब्लिकेशन ऑफ ए डिफामेटरी स्टेटमेंट इन ए परमानेंट फॉर्म। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपके मुतल्लिक कोई आर्टिकल लिखूं अखबार में, मैं आपके मुतल्लिक किसी बुक में लिखूं, मैं आपका स्टैचू बनाऊंगा। आपको समझ में आ गया? इस डिफामेशन तो हो रही है यहां पे, चाहे मैं लिखूं अखबार में, चाहे मैं बुक में लिखूं, चाहे मैं आपका स्टैचू बनाऊं, डिफामेशन हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन ये किस फॉर्म में? परमानेंट फॉर्म में। आपको समझ में आ गया? ठीक है, दैट मीन्स ये लिबल जो होता है, लिबल इज एड्रेस्ड टू द आई। लिबल इज एड्रेस्ड टू द आई। मैं आपके खिलाफ लिखता हूं, डिफामेटरी स्टेटमेंट में आपके खिलाफ लिखता हूं, ठीक है, ये एड्रेस किसको होता है? आई को। मैं देखता हूं, ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया आपके मुताल्लिक कोई डिफामेटरी स्टेटमेंट, दैट इज एड्रेस्ड टू द ईयर। आपको समझ में आ गया? क्लियर हुआ? इंग्लिश लॉ में ये डिस्टिंक्शन जो है, ये फर्क जो है लिबल और सिलेंडर में, वो ये है कि इंग्लिश क्रिमिनल लॉ जो है, इंग्लिश क्रिमिनल लॉ में खाली लिबल को रिकॉग्नाइज किया गया है कि ये ऑफेंस है। नहीं, याद रखो, अंडर इंग्लिश क्रिमिनल लॉ ओनली लिबल इज कंसिडर्ड टू बी एन ऑफेंस। सिलेंडर वहां पे ऑफेंस नहीं। इंग्लिश क्रिमिनल लॉ में सिलेंडर को ऑफेंस नहीं माना जाता। सिलेंडर वहां पे एक्शनेबल तब बन जाता है जब प्लेंटिफ, जिसकी डिफामेशन हो रही है, ठीक है, जब वो कोर्ट में स्पेशल डैमेज प्रूव करे। आपको समझ में आ गया? ठीक है, वरना अंडर इंग्लिश क्रिमिनल लॉ सिलेंडर इज नॉट एक्शनेबल। इट बिकम्स एक्शनेबल ओनली एंड ओनली व्हेन द प्लेंटिफ प्रूव्स स्पेशल डैमेज इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसा इसने मुझे जो कहा, ठीक है, उसकी वजह से मुझे स्पेशल डैमेज हो गया, मेरे फ्रेंड्स मुझसे चलते नहीं है, ठीक है, मेरी जॉब चली गई। आपको समझ में आ गया? मेरे से कोई बात नहीं करता है, फलानी लड़की से मेरी शादी तय थी, अब वो मान ही नहीं रही शादी कर, ठीक है। दैट मीन्स अब वहां पे सिलेंडर एक्शनेबल कब बन जाएगा? जब प्लेंटिफ कोर्ट में स्पेशल डैमेज को प्रूव करे। आपको समझ में आ गया? लेकिन लिबल जो होता है, लिबल इज एक्शनेबल पर से। लिबल इज एक्शनेबल पर से। पर से का मतलब मैंने आपको बताया था, पर से का मतलब ये होता है कि प्लेंटिफ को कोई स्पेशल डैमेज प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। द प्लेंटिफ नीड नॉट टू प्रूव स्पेशल डैमेज, ठीक है। अगर मैंने आपके खिलाफ लिखा, मैंने आपका स्टैचू बनाया, ठीक है, उससे आपको वहां पे कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, दैट इज इमटीरियल, दैट इज इररेलेवेंट। कोर्ट में उसका कोई मतलब नहीं है, कोर्ट में उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। कोर्ट ये नहीं देखेगा कि इस लेबल की वजह से इसे नुकसान हुआ है, लेकिन किस में देखेगा? किस में देखेगा? सिलेंडर में। आपको समझ में आ गया? ठीक है। इंडियन लॉ में लिबल जो है, इट इज अ क्राइम। अंडर इंडियन लॉ लिबल इज अ क्राइम, सिलेंडर इज कंसिडर्ड टू बी अ सिविल रॉन्ग। इसलिए मैंने आपको कहा था डिफामेशन जो है, डिफामेशन इज ए ड्यूअल रॉन्ग। क्रिमिनल डिफामेशन जो होती है दैट इज लिबल, ठीक है। अंडर इंडियन लॉ लिबल इज कंसिडर्ड टू बी अ क्राइम व्हाइल सिलेंडर इज कंसिडर्ड टू बी ए सिविल रॉन्ग। आपको समझ में आ गया? केस मैंने आपको बताया था पार्वती वर्सेस मानव, पार्वती वर्सेस मानव। पार्वती वर्सेस मानव में कोर्ट ने यह हेल्ड किया गया कि ये सिलेंडर जो है इंग्लैंड में, अभी मैंने आपको बताया इंग्लैंड में सिलेंडर जो है दैट इज एक्शनेबल ओनली ऑन द प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेजेस, लेकिन उस व्यू को इंडिया में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। द व्यू इज नॉट एक्सेप्टेड इन इंडिया। इंडिया में चाहे लिबल हो चाहे सिलेंडर हो, बोथ आर एक्शनेबल, ठीक है। अगर मैं आपकी सिलेंडर करूंगा, मैं आपकी डिफॉर्मेशन करूंगा, लेकिन ट्रांजिएंट फॉर्म में, आपको कोर्ट में कोई स्पेशल डैमेज प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको समझ में आ गया? इसमें यही हेल्ड किया गया दैट दो सिलेंडर इज एक्शनेबल इन इंग्लैंड,
In England, though cylinder is actionable only on the proof of special damages, but the weave is not accepted in India. ठीक है, हीराबाई वर्सेस जहांगीर. हीराबाई वर्सेस जहांगीर, सॉरी हीराबाई जहांगीर वर्सेस दिनशाह अडल जी. हीराबाई जहांगीर वर्सेस दिनशाह अडल जी. इस केस में यह हेल्ड किया गया कि अगर किसी औरत की डिफॉर्मेशन होती है, कोई उसे यह बताता है कि आप अनचेस्ट हो. क्या हो? अनचेस्ट. अनचेस्ट किसे कहते हैं? जब कोई औरत बेशर्म होती, उसे हम कहते हैं कि ये लड़की जो है, ये औरत जो है, शी इज अनचेस्ट, बेहया. आपको समझ में आ गया? इसमें यही हेल्ड किया गया कि अगर एक औरत को स्पोकन वर्ड्स उससे बोला गया, कैसे? वर्बली. क्या बोला गया? कि आप अनचेस्ट हो. ठीक है, तो यहां पे दिस रॉन्ग इज एक्शनेबल विदाउट द प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेजेस. उस औरत को ये कोर्ट में ये प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जैसा इसने जो मुझे बताया इसकी वजह से मुझे डैमेज हुआ. आपको समझ में आ गया? दैट मीन इट इज एक्शनेबल पर से, इट इज एक्शनेबल विदाउट प्रूफ ऑफ स्पेशल डैमेज. क्लियर हुआ यहां तक? अभी डिफॉर्मेशन जो है, डिफॉर्मेशन की 3 एसेंशियल्स हैं. एसेंशियल्स ऑफ डिफॉर्मेशन. पहला एसेंशियल यह है कि यह स्टेटमेंट जो है वो डिफॉर्मेटरी होना चाहिए. द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफॉर्मेटरी. दिस इज द फर्स्ट एसेंशियल. दूसरा एसेंशियल यह है कि यह डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट जो है इसकी रेफरेंस प्लेंटिफ की ही तरफ होनी चाहिए. द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ. तीसरा इंग्रेडिएंट यह है कि यह डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट जो है इसकी पब्लिकेशन होनी चाहिए. द डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड. ये 3 इंग्रेडिएंट्स. नंबर फर्स्ट, ये स्टेटमेंट डिफॉर्मेटरी होना चाहिए. दूसरा, अगर ये डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट बोला गया है तो किसके लिए बोला होना चाहिए? प्लेंटिफ के लिए. तीसरा एसेंशियल ये है कि इस डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट की पब्लिकेशन होनी चाहिए. आपको समझ में आ गया? पहले हम पहला इंग्रेडिएंट स्टार्ट करेंगे. द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफॉर्मेटरी. सवाल पैदा होता है कि डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट हम किससे कहते हैं? अभी मैंने आपको बोला डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होता है जिससे प्लेंटिफ की रेपुटेशन इंजोर होगी. आपको समझ में आ गया? अगर मैं कोई ऐसा स्टेटमेंट देता हूं आपके लिए, मेरी नीयत ये होती है, मेरा इंटेंशन ये होता है कि आपकी रेपुटेशन जो है वो कम होनी चाहिए. आपको समझ में आ गया? उसको हम कहते हैं कि ये स्टेटमेंट डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट है. डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट विच टेंड्स टू इंजोर द रेपुटेशन ऑफ ए प्लेंटिफ. ठीक है, अब ये डिफॉर्मेशन जो है, अभी मैंने आपको बोला इसमें पब्लिकेशन होती है. किसकी? किसकी पब्लिकेशन होती है? स्टेटमेंट की. आपको समझ में आ गया? अब उससे क्या होता है? जिसकी डिफॉर्मेशन हो रही है इसकी इज्जत कम होनी चाहिए. ठीक है, हाँ? वो अपने आप को लो महसूस करना चाहिए, लेकिन किन की एस्टिमेशन में, किन की नजरों में? इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. आपको समझ में आ गया? ठीक है, और उसके बाद वो राइट थिंकिंग मेंबर जो होते हैं सोसाइटी के, वो उसको क्या करने चाहिए? उसको अवॉइड करने चाहिए, उसको शन करने चाहिए, उसको उसके साथ ताल्लुकात खत्म करने चाहिए, बेचारे की ह्यूमिलेशन होनी चाहिए. ठीक है, अगर ऐसा होगा, दिस इज द टेस्ट फॉर डिफॉर्मेशन. व्हेन कैन वी से दैट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज अ defamatory statement? We can say that a particular statement is a defamatory statement only and only when it tends to lower a person in the estimation of right thinking members of the society. ठीक है, and after that they should avoid him, they should shun him. ठीक है, they should humiliate him. ठीक है, या उनकी नजर में वो उसको उसके साथ नफरत करने चाहिए, उसको डिसलाइक करने चाहिए. ठीक है, उसको ह्यूमिलिएट करने चाहिए. क्लियर हुआ? दिस द टेस्ट. अब एक स्टेटमेंट डिफामेटरी है या नहीं है, इसका डिपेंड किस पे है? इसका दारोमदार किस पे है? कि सोसाइटी में रहने वाला ये तबका जो है, कौन सा तबका?
राइट थिंकिंग मेंबर्स का तबका, वो उस स्टेटमेंट को कैसे लेंगे। आपको समझ में आ गया? ये उन पे डिपेंड करता है, ठीक है, whether a particular statement is defamatory statement or not, it depends upon the right thinking members of the society, ठीक है, how they are likely, how they are going to take this, वो किस नजर से इसे देखेंगे। आपको समझ में आ गया? दिस इज द टेस्ट। क्लियर हुआ? इसके बाद एक और पॉइंट है यहां पे इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई इंसान हेस्ट में, हेस्ट मीन्स जल्दी जल्दी में, हेस्ट किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी में, जल्दबाजी में, ठीक है, कोई ऐसा वर्ड बोले, कोई ऐसा लफ्ज बोले, लेकिन किस में? एक तो जल्दबाजी में, दूसरा शरारत में, ठीक है, और वो जो कहेगा, क्योंकि उसने हेस्ट में कहा है या एंगर में कहा है, कोई सुनने वाला जो है, सुनने वाले लोग जो है, वो उसको दूसरी मीनिंग नहीं देंगे। आपको समझ में आ गया? ठीक है, इस जमीर साहब ने अभी यूनिफॉर्म नहीं लाई थी, मैंने गुस्से में इसको यहां से भगा दिया, ठीक है, मेरा जो स्टेटमेंट है वो मैंने किस में दिया? हेस्ट में, दूसरा एंगर में। आपको समझ में आ गया? आप में से किसी ने मेरे इन वर्ड्स का अदरवाइज मीनिंग निकाला? नहीं निकाला। आपको समझ में आ गया? इट इज नॉट एक्शनेबल। जमीर साहब मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकता, ठीक है। मियर हेस्टी एक्सप्रेशन स्पोकन इन एंगर, ठीक है, टू विच नो हियरर, सुनने वाले, टू विच नो हियरर वुड एट्रीब्यूट एनी अदर मीनिंग इज नॉट एक्शनेबल। आपको समझ में आ गया? ठीक है। इसके साथ और एक कंसेप्ट जुड़ा है, दैट इज इनवेंडो। इनवेंडो का मतलब है इनडायरेक्ट रिमार्क about someone or something, usually suggesting something bad or rude, ठीक है, indirect remark about something or someone, usually suggesting something bad or rude, ठीक है। एक इंसान के जो रिमार्क्स होते हैं, एक इंसान का जो स्टेटमेंट होता है, वो उसका वो कहना कुछ और चाहता है लेकिन कहता कुछ और है। इनडायरेक्टली वो कुछ और बोलना चाहता है, लेकिन जो उसे बोलना था वो डायरेक्टली नहीं बोलता। वो कैसे बोलता है? इनडायरेक्ट, ठीक है, लेकिन कहने का मतलब कुछ और होता है, कहने का मतलब बैड होता है, दैट इज रूड, दैट इज रूड, ठीक है। कभी कभी एक इंसान का स्टेटमेंट जो है ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमा फेशी, उस इंसान का स्टेटमेंट जो है ऑन द फेस ऑफ इट आपको वो इनोसेंट लगेगा। क्या लगेगा? इनोसेंट, ठीक है। लेकिन जब उसकी सेकेंडरी मीनिंग निकालते हैं, जब उस स्टेटमेंट की लेटेंट मीनिंग निकालते हैं, लेटेंट मीनिंग मीन्स हिडन मीनिंग, छुपी हुई मीनिंग, आपको समझ में आ गया? उसके वर्ड जो है वो प्राइमा फेशी क्या है? इनोसेंट। लेकिन जब उस स्टेटमेंट की सेकेंडरी मीनिंग निकालते हैं या लेटेंट मीनिंग निकालते हैं, तो उस सिचुएशन में वो डिफामेटरी स्टेटमेंट बन जाता है, ठीक है। प्राइमा फेशी वो क्या होता है? इनोसेंट। लेकिन डिफामेटरी वो कब बन जाता है? जब उसकी लेटेंट मीनिंग निकालते हैं, सेकेंडरी मीनिंग निकालते हैं। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे कोई चोर है, सबको पता है कि ये चोर है, ठीक है, वो यहां से आता है, मैं उसको कहता हूं देखो बहुत बुजुर्ग इंसान आ रहा है, तहज्जुद गुजार बंदा आ रहा है, लेकिन कसम खुदा है कि उसने जिंदगी में कभी फर्ज नमाज नहीं पढ़ी है, तहज्जुद क्या पढ़ेगा? ठीक है, वो कौन होता है? चोर होता है। मैं क्या कहता हूं? तहज्जुद गुजार, आबिद इंसान, इबादत करने वाला। सिंपल सी बात। मेरे वर्ड्स क्या है? इनोसेंट। मैं कुछ गलत बोल रहा हूं सुरेश जी? नहीं बोल रहा, ठीक है। लेकिन सुनने वाले या वो इंसान जिसके लिए मैं वर्ड्स इस्तेमाल करता हूं, ठीक है, वो मेरे वर्ड्स को कैसे लेगा? अदरवाइज, ठीक है, वो मेरे वर्ड्स की लेटेंट मीनिंग निकालेगा, सेकेंडरी मीनिंग निकालेगा, ठीक है। इनडायरेक्टली वो ये कहेगा कि इसका गर्ज मेरी तारीफें करने का नहीं था, बल्कि मेरी बेइज्जती करने का था। आपको समझ में आ गया? तो जब एक इंसान का स्टेटमेंट जो होता है, दैट इज प्राइमा फेशी इनोसेंट, बट बिकॉज ऑफ सम लेटेंट मीनिंग, बिकॉज ऑफ सम सेकेंडरी मीनिंग, दिस स्टेटमेंट बिकम्स डिफामेटरी, ठीक है। इसको हम कहते हैं इनवेंडो। क्या कहते हैं? इनवेंडो।
डिफॉर्मेशन हमने डिस्कस किया था एसेंशियल्स ऑफ डिफॉर्मेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कल कहा, डिफॉर्मेशन के 3 एसेंशियल्स होते हैं। पहला एसेंशियल ये है दैट द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफॉर्मेटरी, और हमने डिस्कस किया था कि किस स्टेटमेंट को हम डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट कह सकते हैं। मैंने आपको कहा था उस स्टेटमेंट को हम डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट कह सकते हैं जब किसी इंसान के स्टेटमेंट से किसी इंसान की रेपुटेशन इंजोर हो जाएगी, लेकिन किसकी एस्टिमेशन में, किनकी नज़रों में, जो सोसाइटी के राइट थिंकिंग मेंबर्स होते हैं उनकी नज़रों में। उसके बाद वो सोसाइटी के राइट थिंकिंग मेंबर जो होते हैं वो क्या करने चाहिए, वो उसको अवॉइड करने चाहिए, वो उसको डिसलाइक करने चाहिए, वो उसको हेट करने चाहिए। ठीक है, दैट मीन जिसकी डिफॉर्मेशन हो रही है, जिसके लिए डिफॉर्मेटरी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो बेचारा अपने आप को उसकी ह्यूमिलेशन होनी चाहिए। ठीक है, उसकी जलालत होनी चाहिए। ये पहला इंग्रेडिएंट। दूसरा इंग्रेडिएंट ये है कि ये डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट जो है इट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ, द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। ठीक है, जब भी डिफॉर्मेशन का केस कोर्ट में आता है तो प्लेंटिफ को यह प्रूव करना पड़ेगा कि स्टेटमेंट, जिस स्टेटमेंट का वो कंप्लेंट कर रहा है कोर्ट में, जैसा साहब इसने ऐसा बोला, उसे कोर्ट में यह प्रूव करना पड़ेगा कि जज साहब इसने जो बोला वो मेरे लिए ही बोला। आपको समझ में आ गया? उस स्टेटमेंट की रेफरेंस जो है वो किसकी तरफ होनी चाहिए, प्लेंटिफ की तरफ। आपको समझ में आ गया? ठीक है, और ये इममटीरियल है, इसकी कोई रिलेवेंस नहीं है, ये बिल्कुल बेमायने है कि डिफेंडेंट का इंटेंशन प्लेंटिफ को डिफेम करने का था या नहीं था। इट इज इममटीरियल। आपको समझ में आ गया? यहां पे कोर्ट ये नहीं देखता है कि डिफेंडेंट जो है क्या उसका इंटेंशन था प्लेंटिफ को डिफेम करने का या नहीं। कोर्ट में ये क्या माना जाएगा, इममटीरियल, वो इररिलेवेंट माना जाता है। यहां पे और एक पॉइंट है कि अगर डिफेंडेंट का स्टेटमेंट किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होगा बल्कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए होगा। इस क्लास में एक इंडिविजुअल नहीं है, यहां पे कौन है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ पर्संस। ठीक है, अब अगर मैं कोई डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट देता हूं और मेरे डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट की रेफरेंस आप सब की तरफ होती है, आपको समझ में आ गया, तो उस सूरत में उस ग्रुप में से कोई भी मेंबर, ठीक है, इस डिफॉर्मेशन करने वाले को सू नहीं कर सकता। आपको समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि उस डिफॉर्मेटरी स्टेटमेंट की रेफरेंस किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल की तरफ नहीं होती, वो उसकी रेफरेंस पूरे ग्रुप के लिए होती। तो उस ग्रुप में से कोई भी मेंबर इसको सू नहीं कर सकता है तब तक जब तक कि वो कोर्ट में ये प्रूव ना करे कि जज साहब इसका इशारा मेरी ही तरफ था। आपको समझ में आ गया? उसे कोर्ट में ये प्रूव करना पड़ेगा कि नो डाउट उसने मेरा नाम नहीं लिया, इसने सबका नाम लिया, ठीक है, लेकिन इशारा मेरी तरफ था। आपको समझ में आ गया? ही हैज टू प्रूव दिस पॉइंट। तीसरा इंग्रेडिएंट जो है दैट इज द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड, पब्लिकेशन होनी चाहिए। पहला इंग्रेडिएंट क्या है? द स्टेटमेंट मस्ट बी डिफॉर्मेटरी। नंबर सेकंड इज द स्टेटमेंट मस्ट रेफर टू द प्लेंटिफ। नंबर थर्ड इज द स्टेटमेंट मस्ट बी पब्लिश्ड। ठीक है, सवाल पैदा होता है कि पब्लिकेशन हम किससे कह सकते हैं? पब्लिकेशन का मतलब होता है कि ये डिफॉर्मेटरी मैटर जो होता है, जब ये उस इंसान के अलावा जिसकी डिफॉर्मेशन हो रही है उसके अलावा कुछ और लोगों के इल्म में, कुछ और लोगों की नॉलेज में ये डिफॉर्मेटरी मैटर आता है। आपको समझ में आ गया? ठीक है, पब्लिकेशन मींस मेकिंग द डिफॉर्मेटरी मैटर नून। वो जानने चाहिए किसको? डिफॉर्मेटरी मैटर को। कौन? टू सम पर्सन अदर देन द पर्सन परफॉर्म्ड, अदर देन द पर्सन डिफेम्ड। ठीक है, जिसकी डिफॉर्मेशन हो रही है उसके छोड़ के वो डिफॉर्मेटरी मैटर जब बाकी लोगों के इल्म में आ जाएगा तब हम कह सकते हैं कि इस इंसान की ये डिफॉर्मेटरी मैटर पब्लिश हो गया, इसकी पब्लिकेशन हो गई। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे यहां पे मैं इस बच्ची की डिफॉर्मेशन कर रहा हूं, यहां पे जो मैं डिफॉर्मेटरी मैटर कहता हूं क्या उसकी पब्लिकेशन होती है? बिल्कुल होती है। क्यों होती है?
क्योंकि जिसकी मैं डिफॉर्मेशन कर रहा हूं, ये डिफॉर्मेटरी मैटर उस इंसान को छोड़ के बाकी लोगों के इल्म में आ जाता है, उनकी नॉलेज में आ जाता है। आपको समझ में आ गया? जब तक ऐसा ना हो तब तक डिफॉर्मेशन का केस नहीं हो सकता। कोई भी इंसान जिसकी डिफॉर्मेशन हो रही है वो इसको सू तब तक नहीं कर सकता जब तक वो कोर्ट में ये प्रूव ना करे कि जज साहब इस डिफॉर्मेटरी मैटर की पब्लिकेशन हुई है। पब्लिकेशन का मतलब होता है जब डिफॉर्मेटरी मैटर, अगर मैं आपकी डिफॉर्मेशन करूंगा, यह स्टेटमेंट दिम अच्छ वन डिफॉर्मेटरी मैटर, ठीक है, ये त्रित आपकी डिफॉर्मेशन हो रही है, त्रित ये डिफॉर्मेटरी मैटर बाकी हिंदिस इल्मस मंज। आपको समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था डिफॉर्मेशन किसे कहते हैं? इंजरी टू द रेपुटेशन ऑफ ए पर्सन इन द एस्टिमेशन ऑफ राइट थिंकिंग मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स यहां पे जरूरी बनता है कि डिफॉर्मेशन को डिफॉर्मेशन तब कहते हैं कि जब ये डिफॉर्मेटरी मैटर बाकी लोगों के इल्म में आ जाएगा और उसके बाद वो क्या करने चाहिए, वो उसको अवॉइड करने चाहिए, उसको शन करने चाहिए। तिमकर करन शन, तिमकर करन में से अवॉइड, जब वो पहले उनके इल्म में आ जाएगा। आपको समझ में आ गया? दैट मीन अगर यहाँ पे क्लासरूम में एक ही स्टूडेंट बैठा है, मैं इसकी डिफॉर्मेशन करता हूं, वो डिफॉर्मेशन नहीं है। क्यों डिफॉर्मेशन नहीं है? क्योंकि वो उसकी पब्लिकेशन नहीं हो रही है। आपको समझ में आ गया? अब दूसरी बात, अगर प्लेंटिफ के लिए ये डिफॉर्मेटरी मैटर जो है उसको कम्युनिकेट किया जा रहा है खाली प्लेंटिफ के सामने, किसके सामने? प्लेंटिफ के सामने, ठीक है, ये डिफॉर्मेशन के लिए काफी नहीं है। कम्युनिकेशन ऑफ द डिफॉर्मेटरी मैटर टू द प्लेंटिफ इज नॉट एनफ फॉर डिफॉर्मेशन। व्हाई? देखिए अभी मैंने आपको बोला डिफॉर्मेशन इज इंजुरी टू द रेपुटेशन इन विच अदर्स होल्ड हिम। आपको समझ में आ गया? युस अमिस अजत बाकी लुकन हिंदिस नजरों मज आस, येल तिम पत जानन क्या, जब डिफॉर्मेटरी मैटर उनके लिए में आ जाएगा, अब वो क्या करेंगे? शान करेंगे, उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि पहले उनकी नजरों में इसकी इज्जत थी, अब उनकी नजरों में इसकी इज्जत कम हो रही है। आपको समझ में आ गया? अब अगर कोई इंसान दूसरे इंसान को डिफॉर्मेशन करता है लेकिन खाली उसके सामने, किसी और के सामने नहीं, इसे हम डिफॉर्मेशन नहीं कह सकते। आपको समझ में आ गया? क्योंकि उसकी इज्जत किसी की नजरों में कम नहीं हुई। आपको समझ में आ गया? ठीक है, इसमें एक केस है महेंद्र राम वर्सेस हरनंदन प्रसाद, महेंद्र राम वर्सेस हरनंदन प्रसाद। महेंद्र राम वर्सेस हरनंदन प्रसाद में डिफेंडेंट जो था, ही सेंट ए डिफामेटरी लेटर रिटन इन उर्दू टू द प्लेंटिफ। इस केस में जो डिफेंडेंट था उसने डिफामेटरी लेटर जो थी उसमें जो वर्ड्स थे दे वर डिफामेटरी, ठीक है, उसने ये भेजा किसको? प्लेंटिफ को। लेकिन प्लेंटिफ जो था वो उर्दू जानता ही नहीं था, उसे उर्दू जुबान का इल्म नहीं था, ठीक है, एंड देयरफॉर द सेम वाज रीड ओवर टू हिम बाय अ थर्ड पर्सन। उसको अबे किसी ने उसके सामने बोला, थर्ड पर्सन ने, जो उर्दू जानता था। आपको समझ में आ गया? जिसके लिए ये लेटर भेजी गई थी वो उर्दू नहीं जानता था, उसने फिर तीसरे आदमी को कहा कि आप ये पढ़ो, उस थर्ड पर्सन ने पढ़ा। इट वॉज हेल्ड दैट द डिफेंडेंट वॉज नॉट लायबल। अब हमें क्या देखना था? लेटर क्या थी? डिफामेटरी थी ना। अब क्या देखना था कोर्ट को कि इसकी डिफामेशन हुई है या नहीं। इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया कि डिफेंडेंट यहां पे लायबल तब तक नहीं है जब तक वो ये प्रूव ना करे दैट एट द टाइम ऑफ राइटिंग द लेटर इन उर्दू स्क्रिप्ट द डिफेंडेंट न्यू दैट द उर्दू स्क्रिप्ट वाज नॉट नोन टू द प्लेंटिफ एंड इट वुड नेसेसिटेट रीडिंग ऑफ लेटर बाय अ थर्ड पर्सन। कोर्ट ने कहा कि ये डिफेंडेंट जो है वो लायबल नहीं है, वो लायबल नहीं है तब तक जब तक कि ये प्रूव ना हो, जब तक कि ये प्रूव ना हो कि जब उसने वो राइटिंग लिखी है, जब उसने वो लेटर लिखी है किसमें? उर्दू स्क्रिप्ट में, ठीक है। द डिफेंडेंट न्यू दैट द उर्दू स्क्रिप्ट वाज नॉट नोन टू द प्लेंटिफ। डिफेंडेंट को ये पता नहीं था कि जिसे मैं भेज रहा हूं वो उर्दू जबान जानता ही नहीं था। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स यहां पे पता होना चाहिए। अगर मैं जमीर साहब को कोई लेटर लिखूंगा,
लेटर में जो मैं कंटेंट लिखता हूं दैट इज डिफामेटरी। एट द टाइम ऑफ राइटिंग द लेटर मुझे ये पता होना चाहिए वो ये लैंग्वेज जानता है जिस लैंग्वेज में मैं ये लेटर लिखता हूं। आपको समझ में आ गया? कोर्ट ने यही हेल्ड किया कि डिफेंडेंट यहां पे लायबल नहीं है, क्योंकि एट द टाइम ऑफ राइटिंग द लेटर उसे ये पता था ही नहीं कि जिसे मैं लेटर भेज रहा हूं वो उर्दू जबान जानता ही नहीं। उसे ये भी नहीं पता था कि उसे जरूरत पड़ेगी, इट वुड नेसेसिटेट। उसे पता नहीं था, किसे? लिखने वाले को, डिफेंडेंट को, ठीक है? उसे पता नहीं था कि उसे जरूरत पड़ेगी किसकी? थर्ड पर्सन की ये लेटर पढ़ने के लिए। आपको समझ में आ गया? इसीलिए वो लायबल नहीं है, ठीक है? दैट मीन्स यहां पे कौन सा नुक्ता आपके दिमाग में आ गया? यहां पे हमारे दिमाग में ये आ गया कि जब भी कोई इंसान डिफेमेटरी लेटर किसी के नाम लिखता है, जिस वक्त वो लेटर लिखे उस वक्त उसे पता होना चाहिए कि जिस लैंग्वेज में वो लेटर मैं लिखता हूं वो ये लैंग्वेज जानता है, ठीक है? थैंक यू।